हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले की क्लास में अपने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जाना था कि हमें किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिचय। इसमें सबसे पहले हम लोग सभ्यता शब्द का मतलब जानेंगे कि सभ्यता शब्द का मतलब क्या होता है। समझते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील व समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि सभ्यता शब्द का जो उपयोग है वो मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम कहते हैं कि कोई समाज सभ्य है तो इसका मतलब वो समाज प्रगतिशील है और वहाँ पर समावेशी विकास का मतलब होता है सभी लोगों का विकास जो सबको साथ लेकर किया जाता है, उसको इंगित करता है। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक होता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई समाज जो है वो सभ्य है या नहीं है। तो सभ्य समाज में आमतौर पर कृषि उन्नत होती है, यानी अच्छी कृषि होती है, लंबी दूरी का व्यापार भी किया जाता है, व्यावसायिक विशेषज्ञता यानी वहाँ पर जो लोग होते हैं अपने अपने व्यवसायों में विशेष होते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, यानी एक्सपर्ट्स होते हैं। और साथ में नगरीकरण का वैसे मतलब होता है नगरों के बसने की प्रक्रिया। जिस समय लोग गांव को छोड़कर नगरों में आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण का सीधा सा मतलब है नगरों में बढ़ोतरी, यानी नगर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं नगरीकरण। तो सभ्यता शब्द का क्या मतलब है, सभ्यता शब्द किस लिए किया जाता है। सभ्यता शब्द का जो उपयोग है वो मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करता है। हमें कब पता चलता है कि एक समाज सभ्य है, तब पता चलता है जब वहाँ पर उन्नत कृषि, लंबी दूरी का व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता, नगरीकरण आदि जो स्थितियाँ हैं वो मौजूद होती हैं। तो आई होप सभ्यता समझ में आया होगा कि सभ्यता शब्द का मतलब क्या है। अगला हमारा टॉपिक है संस्कृति। संस्कृति शब्द का मतलब क्या है। देखिए, वैसे तो आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि संस्कृति शब्द का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र का पहनावा, खान पान, यानी वहाँ की जीवन शैली, इसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। पर पुरातात्विक संस्कृति शब्द का अलग ही मायनों में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आ रहा है हमारे चैप्टर में जिसे हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, पुरातात्विक। तो हम लोग समझ लेते हैं कि पुरातात्विक क्या होता है। देखो, पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले विद्वान को पुरातात्विक कहा जाता है। ठीक है। तो पुरातात्विक का मतलब क्या है, पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले विद्वान को पुरातात्विक हम लोग कहते हैं। तो संस्कृति शब्द का मतलब क्या है। तो पुरातात्विकों के अनुसार वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो विशिष्ट शैली से संबंधित हो, साथ में एक साथ और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र व कालखंड से संबंधित हो, उन वस्तुओं के समूह को कहा जाता है संस्कृति। दोबारा इसको समझते। देखो, संस्कृति का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें समझना, पुरातात्विकों के अनुसार संस्कृति क्या है, वस्तुओं का समूह है। कैसी वस्तुओं का समूह, ऐसी वस्तुओं का समूह जो एक विशेष शैली से बनाई गई हो। समझ रहे हो। तो संस्कृति क्या है, संस्कृति ऐसी वस्तुओं का समूह है जो एक विशेष शैली से बनाई जाती है। ये एक साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और साथ में ये एक निश्चित कालखंड से भी संबंधित होती है, यानी इनका टाइम पीरियड एक जैसा होता है, इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है यानी जो क्षेत्र है वो एक जैसा होता है और इनकी शैली एक जैसी होती है। तो संस्कृति शब्द का जो उपयोग है वो पुरातात्विक वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं, ऐसी वस्तुओं का समूह जिनकी एक विशिष्ट शैली होती है, जो एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा एक ही कालखंड से संबंधित होते हैं। तो उन वस्तुओं के समूह को हम लोग कहते हैं संस्कृति। अब हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं। तो भाई, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें पाई गई हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि यह एक हड़प्पा संस्कृति है। मतलब अभी हमने जाना संस्कृति का मतलब है पूरा वस्तुओं का या वस्तुओं का समूह, और हड़प्पा से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें आदि आते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब दोबारा एक बार देखते हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता के परिचय में सबसे पहले जाना भाई सभ्यता किसे कहते हैं। तो सभ्यता क्या है। सभ्यता क्या है, सभ्यता शब्द का जो प्रयोग है वो समाज के
सकारात्मक, प्रगतिशील व समावेशी विकास को इंगित करता है, यानी बताता है कि एक समाज है जिसके अंदर सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं सभ्यता। सभ्य समाज की हम लोग पहचान कैसे करते हैं? अगर उसमें कृषि उन्नत हो तो सभ्य समाज है, लंबी दूरी का व्यापार करते हो तो सभ्य समाज है, व्यावसायिक विशेषज्ञता हो तो सभ्य समाज है, और नगरीकरण हो तो एक सभ्य समाज है। तो इस प्रकार से हम लोग सभ्य समाज के बारे में समझते हैं। फिर हमने संस्कृति जाना। संस्कृति क्या है? वस्तुओं के समूह है जो एक विशिष्ट शैली से संबंधित है और साथ में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और विशेष कालखंड से संबंधित होती हैं। हड़प्पा के संदर्भ में मोहरे, मनके, बाट, पकी हुई ईंटें, पत्थर के फलक आदि जो हैं इस बात को दिखाते हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो अगर कोई पूछता कि भाई हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण समझ में आया। किसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, यानी हड़प्पा सभ्यता कितने समय से कितने समय तक अस्तित्व में रही उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी बुक में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो हमारी बुक में जो हमें पढ़ना है वो है विकसित हड़प्पा सभ्यता। पर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी लोग उन क्षेत्रों में रहते थे और उससे पहले भी संस्कृतियां वहां पर पनप रही थी। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति थी उसे कहते थे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता से जो पहले हड़प्पा सभ्यता थी उसे कहा जाता है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और विकसित हड़प्पा समाप्त होने के बाद जो हड़प्पा सभ्यता बची उसे कहा गया परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। अब जानते हैं इनके काल के बारे में। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक रही थी। विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। एक बार दोबारा, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3300 से 2600 ईसा पूर्व, विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जाना सभ्यता शब्द का क्या मतलब है, संस्कृति शब्द का क्या मतलब है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, ये हमने समझा हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार किया जाता है और हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो ये सभी बातें हमने जाने। इसके बाद हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ कहाँ पर थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो थी जम्मू कश्मीर में। मांडा अखनूर नामक जगह है, मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी। सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। तो एक बार दोबारा से ना सीमाओं को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा अखनूर। अगर हम दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र यानी दाइमाबाद। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान में यानी सुतकांगेडोर। अगर हम पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर यानी यूपी। तो हम लोग कह सकते हैं ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में यूपी तक फैली हुई सभ्यता थी। तो ये समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी सीमाएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बॉक्स का, समय तथा तिथि। इसमें हमें समय और तिथियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं। देखो, एक शब्द है बीसी। बीसी का मतलब होता है
BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पहले, इसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। देखिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है उसका। वहाँ पर जो तारीखें हैं, जो समय है, वो ईसा के जन्म से निर्धारित किया जाता है। तो हम भी जो भी तारीखें और समय निर्धारित करते हैं वो ईसा के जन्म से करते हैं। तो ईसा के जन्म से पहले, ऐसा तो नहीं है कि ईसा के जन्म से पहले मनुष्य नहीं रहे थे, ईसा के जन्म से पहले भी मनुष्य रहे थे। तो ईसा के जन्म से पहले का जो समय था उसे हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे कहा गया AD, एनो डोमिनी। इसे हम कहते हैं ईसा के जन्म का वर्ष यानी ईस्वी। जैसे 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2021 ईस्वी, तो इसे हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, ईसा के जन्म का वर्ष। एक शब्द और है BP, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। हम लोग इस बुक में जब वर्तमान से पहले की बात करेंगे तो BP का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो BC को आजकल हम लोग BCE लिखते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। आजकल बहुत सारे देश और हमारे देश की भी जो हिस्ट्री की बुक्स है उसके अंदर हमें BC की बजाय BC लिखा हुआ मिलता है। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, चाहे BCE बोले चाहे BC बोले, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं AD के। अब AD का यूज़ ना होकर CE का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को कहेंगे ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को हम लोग कहेंगे ईस्वी। इसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट और इसे इंग्लिश में एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक समझ में आया, समय तथा तिथियाँ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज अगर हो गए तो इतिहास में हमें बहुत सारी डेट्स पढ़नी पड़ती हैं, उसको याद करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दो डेफिनेशन समझनी है। एक डेफिनेशन है पूरा वनस्पतिज्ञ। पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होता है? देखो भाई, ऐसा विद्वान जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है। तो ऐसा विद्वान जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। और ऐसा विद्वान जो प्राचीन जीवों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं जीव पुरातत्वविद या पूरा प्राणी शास्त्री। दोनों शब्दों में से हम किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति पुरानी वनस्पति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, और जो व्यक्ति प्राचीन जीवों का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं जीव पुरातत्वविद या पूरा प्राणी शास्त्र। तो इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने समझी। तो इसमें हम लोगों ने जाना हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, समय तथा तिथि, पूरा वनस्पतिज्ञ, जीव पुरातत्वविद यानी पूरा प्राणी शास्त्री। अब हम लोग एक बार जितना भी हमने पढ़ा है इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के परिचय में क्या पढ़ना था कि सभ्यता शब्द का मतलब क्या है। सभ्यता शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? समावेशी विकास, प्रगतिशील और सकारात्मक विकास को इंगित करता है। हम लोग किसी समाज को सभ्य समाज कब कहेंगे? जब वहाँ पर उन्नत कृषि होगी, वो ट्रेड यानी व्यापार करता होगा, वहाँ पर प्रोफेशंस होंगे और वो नगरीकरण की प्रक्रिया में होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एक सभ्य समाज। हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृति का मतलब होता है पुरातत्वविदों के अनुसार वस्तुओं का ऐसा समूह जो कि एक विशिष्ट शैली का से बना हो और जो कि एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता हो और जो कि एक कालखंड से संबंधित हो। हमने जाना हड़प्पा में ऐसी विशिष्ट वस्तुएं मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें हैं, इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण जाना। सिंधु घाटी सभ्यता को बांटा गया 3 भागों में: आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 3300 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में, विकसित हड़प्पा सभ्यता काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता काल 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। इसके बाद हम लोगों ने जाना हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। उत्तर में मांडाखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिम में सुतकांगेड़ और पाकिस्तान में स्थित है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर हमने समय तथा तिथियों को समझा। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। AD का मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म का वर्ष यानी ईस्वी और उसके बाद भी। BP का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। हम आजकल BC की जगह BC का यूज़ करते हैं और AD की जगह CE का यूज़ करते हैं। BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब है कॉमन एरा।
इसके बाद हमने दो डेफिनेशंस जानी। पूरा वनस्पतिज्ञ क्या है? प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले विद्वान को पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है, और प्राचीन जीवों का अध्ययन करने वाले विद्वान को जीव पुरातात्विद कहा जाता है। इसे हम पूरा प्राणी शास्त्र भी कहते हैं। एक और डेफिनेशन, पुरातात्विद तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन को करने वाला विद्वान। ये मैंने आप लोगों को बताई थी कि पुरातात्विद क्या है। कौन होता है पुरातात्विद? ऐसा विद्वान जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विद। तो इतना हम लोगों को समझ में आया। हमने पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें हम लोग ने कुछ बातों को जाना तो समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है निर्वाह के तरीके। हम लोगों ने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना था तो हमने समझा था कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन यापन के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन के रूप में कौन कौन सी चीज़ों का सेवन किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे। तो पहली चीज़ समझ में आई कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद का सेवन करते थे। इसके बाद अनाज में हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि का उपयोग करते थे। तो अब अनाजों को देखते हैं कि अनाज कौन कौन से हैं। गेहूँ है, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि का उपयोग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन अनाजों का उपयोग खाने में करते थे? तो पुरातात्विदों ने जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तो वहाँ से उन्हें इन फसलों के जले हुए दाने प्राप्त हुए। तो जब जले हुए दाने प्राप्त हुए तो इससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो इन अनाजों का उपयोग किया करते थे। तो देखो, सबसे पहले तो हमने देखा पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को ये लोग खाते थे। फिर पुरातत्विदों ने अनाज के जले हुए दाने प्राप्त किए जिससे फसलों के बारे में जानकारी मिली। इन फसलों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि मिला। इसके बाद बाजरा हमें गुजरात से प्राप्त हुआ और चावल जो हैं वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जानवरों का मांस भी खाया करते थे। जानवरों में वे लोग भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि का उपभोग करते थे। ये सभी के सभी जानवर जो थे इनके पालतू थे। पुरातत्विदों को हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इन जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि आते हैं। तो इससे वे लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी के सभी जानवरों का उपभोग करते थे। और इससे एक बात और समझ में आती है कि ये सभी के सभी जो जानवर थे ये पालतू थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे जंगली जानवरों का उपभोग भी किया करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। इन जानवरों में वरहा यानी जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल शामिल है। अब पुरातात्विद इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लोग स्वयं जंगल में जाकर इन जानवरों का शिकार करते थे या शिकारी समुदायों से इन जानवरों का मांस को लिया करते थे। तो समझो इस बात को कि ये लोग जंगली जानवरों का भी उपभोग करते थे। इन जानवरों में वरहा, हिरण, घड़ियाल आदि शामिल है। पर पुरातात्विद अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लोग स्वयं इनका शिकार करते थे या शिकारी समुदाय से इन चीज़ों को प्राप्त किया करते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली व पक्षियों का उपभोग भी करते थे, क्योंकि मछली व पक्षियों की हड्डियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन, तो ये लोग पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद का उपभोग करते हैं, ये लोग अनाज खाते हैं, ये लोग जानवर खाते हैं जिसमें पालतू जानवर भेड़, बकरी, सूअर आदि, ये लोग जंगली जानवर खाते हैं और उसके साथ ये लोग मछली व पक्षियों का उपभोग भी करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, इसमें सबसे पहली बात, पुरातात्विदों को मोहरों तथा मृण मूर्तियों पर वृषभ के चित्र अंकित मिले हैं।
तो जब पुरातात्विद हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें उस पर वृषभ का चित्र मिला और मृण मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी से बनी मूर्तियाँ। तो जब उन्होंने मिट्टी से बनी मूर्तियाँ देखी तो वहाँ उसमें उन्हें वृषभ का चित्र भी पाया। ठीक, तो पुरातात्विदों ने ये अनुमान लगाया कि ये लोग वृषभ का उपयोग अर्थात बैल का उपयोग खेतों में जुताई के लिए किया करते होंगे। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है खेतों में जुताई के लिए किस जानवर का उपयोग करते थे, तो वृषभ यानी वे लोग बैल का उपयोग किया करते थे। आगे चोलिस्तान और बनावली। देखो चोलिस्तान कहाँ है? चोलिस्तान जो हमारा थार मरुस्थल है उससे लगता हुआ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस एरिया को नाम दिया गया है चोलिस्तान। यानी थार मरुस्थल से लगा पाकिस्तानी क्षेत्र जो है उसे कहते हैं हम लोग चोलिस्तान। और बनावली क्षेत्र हरियाणा में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, यानी जो हल है उनके मिट्टी के छोटे प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। इससे पुरातात्विद इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लोग खेती में हल का उपयोग किया करते थे। तो हमने हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में दो बातें जानी। पहला, जुताई के लिए बैलों का उपयोग करते थे। पता कहाँ से चलता है? पता चलता है मोहरों और मृण मूर्तियों से। ये लोग खेती में हल का उपयोग करते थे। पता कहाँ से चलता है भाई? चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है वहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। तो अगला कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और इस खेत में जो हल रेखा है वो समकोण पर काट रही है, तो जिससे ये बात समझ में आती है कि ये लोग एक मौसम में दो अलग अलग फसलें जो हैं यहाँ पर उगाया करते थे। यानी राजस्थान के कालीबंगन क्षेत्र से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये एक मौसम में दो अलग अलग फसलें उगाया करते थे। आगे देखते हैं शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है। शोरतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि ये नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए किया करते होंगे। तो नाम याद रखना, शोरतुगई अफगानिस्तान से। अब देखिए पंजाब और सिंध जो कि उसी के पास पड़ते हैं, वहाँ से नहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो कुछ इतिहासकार इसका कारण ये देते हैं कि ये नहरें बड़ी पुरानी थी, तो इनमें गाद भर गई होगी, गाद यानी मिट्टी में भर गई होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमें नहरें प्राप्त नहीं होती। पर कुछ का मानना है हो सकता है कि यहाँ पर नहरें हो ही ना, ये लोग सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल करते हों, तो कोई भी संभावना हो सकती है। तो पंजाब और सिंध में नहरें क्यों नहीं प्राप्त होती, इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला, या तो इनमें गाद भर गई होगी या फिर ये लोग कुओं का इस्तेमाल इसके लिए करते होंगे। अगली चीज़ धोलावीरा जो कि गुजरात में, यहाँ से जलाशय प्राप्त हुए हैं, जलाशय यानी तालाब प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग भी सिंचाई के लिए संभवतः किया जाता होगा। तो अभी हमने जाना हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने क्या जाना? हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जुताई के लिए बैलों का उपयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हल का उपयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो नहरें हैं उनका उपयोग करते थे, कुओं और तालाबों का उपयोग किया करते थे। तो एक बार देखते हैं इस पूरे को। हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो भोजन था वो किस प्रकार से था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाजों का उपयोग करते थे, क्योंकि पुरातात्विदों को जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं और इनमें अनाज में क्या क्या, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, सफ़ेद चना, तिल आदि का ये लोग उपभोग किया करते थे। इसके बाद ये लोग जानवरों का भी उपयोग किया करते थे, जिसमें भेड़, बकरी, सुअर आदि शामिल थे जो कि पालतू थे। इसके अलावा ये लोग जंगली जानवरों का भी उपभोग किया करते थे, जिसमें वराह, हिरण, घड़ियाल आदि है। इस बात का अभी तक पता नहीं चला कि ये लोग स्वयं शिकार करते थे या शिकारी समुदायों से इसको प्राप्त करते थे। मछली व पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग मछली और पक्षियों का भी उपभोग करते होंगे। तो फिर कृषि प्रौद्योगिकी में हमने वृषभ जाना, बैल का उपयोग। चोलिस्तान और बनावली क्षेत्र से मिट्टी के हल मिले तो हल का उपयोग। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले, जिससे पता चलता है, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिससे पता चलता है एक मौसम में दो अलग फसलें उगाते होंगे। शोरतुगई से नहरें मिली हैं जो सिंचाई की ओर संकेत करती हैं। पंजाब सिंध में नहरें क्यों नहीं मिली, या तो गाद भर गई होगी या कुओं का इस्तेमाल करते होंगे। धोलावीरा गुजरात से जलाशय मिले जो कि सिंचाई की ओर इशारा करते हैं। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो।